हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इट्स मी मयंक। आज मैं यहाँ कोई टॉपिक डिस्कस करने नहीं आया हूँ। अभी सैटरडे संडे मतलब 26 और 27 दिसंबर को आईबीपीएस एसओ का एग्जाम है। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करूं, क्योंकि मैंने 3 बार आईबीपीएस एसओ क्वालिफाई किया है। तो और जब मैंने क्वालिफाई किया उस समय मैंने कोई बैंकिंग की कोचिंग भी नहीं ली है। तो मेरा अप्रोच क्या रहता था पेपर में, किस तरीके से हमें इस पेपर को सॉल्व करना चाहिए। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो हमें कैसे-कैसे प्रॉब्लम आ सकती है और हमें किस तरीके से किस सेक्शन को सबसे पहले डील करना है, हम इसको देखते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि आईबीपीएस एसओ का जो प्री है वो 26-27 मतलब अभी सैटरडे संडे को है। हमारे पास अप्रॉक्सिमेटली 4 डेज है और इसमें प्री में 3 सेक्शंस आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। पहला सेक्शन इंग्लिश रहता है मोस्टली। इसके 50 क्वेश्चंस होते हैं। इसके टोटल मार्क्स 25 होते हैं। जो सेकंड सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स आप कह सकते हो, इसके भी 50 क्वेश्चंस होते हैं और इसके 50 मार्क्स होते हैं। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन 1 मार्क होता है। और फिर जो लास्ट सेक्शन होता है 40 मिनट्स का, वो रीजनिंग का होता है। उसमें 50 क्वेश्चंस, वो भी 50 मार्क्स के। तो जो टोटल पेपर होता है वो 125 मार्क्स का होता है, क्योंकि जो इंग्लिश के पर क्वेश्चन जो मार्क्स होती है वो 0.5 ही रहता है। और टाइम हमें तीनों ही सेक्शन के लिए 40 मिनट्स मिलता है। देखिए, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है उसकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, अगर वो भी चाहे तो इस 4 डेज में एक कुछ चैप्टर्स को सिलेक्ट करके पढ़ के बहुत ही इजी वे में वो कट ऑफ क्लियर कर सकता है। सेक्शनल कट ऑफ, इसमें सेक्शनल कट ऑफ मायने रखते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। देखिए, अगर मैंने यहाँ बात किया है सॉरी, अगर मैंने यहाँ बात किया गुड अटेम्प्ट की, तो ये जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है उनके लिए है कि हमें इतना गुड अटेम्प्ट रखना चाहिए। 30 टू 35 मैथ्स में हमें 40 क्वेश्चंस को देखना है कि हम सॉल्व कर पाएँ, या रीजनिंग में 40। लेकिन ये एक हाईएस्ट लेवल है। हम मिनिमम क्वेश्चंस सॉल्व करके भी हम प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं। और प्री का मार्क्स मायने नहीं रखता है, जो फाइनल लिस्ट बनता है, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। तो बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। फिर जो मेंस होगा 26 मतलब वो जैन फर्स्ट वीक में, जैन सॉरी लास्ट वीक में होता है। उसमें जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स रहता है उससे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी विल अप्रोच द एग्जाम इन एग्जामिनेशन हॉल। चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन से। रीजनिंग में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक जैसे इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म्स, डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, नंबर रैंकिंग, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। और इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें तो सिलोजिज्म से 5 क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन टेस्ट से अबाउट 5 क्वेश्चन हम मान सकते हैं, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है इसी के आसपास। कोडिंग डिकोडिंग वो एक और नंबर सीरीज वाला भी जो एबीसीडी वाले होते हैं, वो भी कोडिंग डिकोडिंग, उससे 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स में एक हो गया लीनियर अरेंजमेंट, एक हो गया सिटिंग अरेंजमेंट और एक हो गया टेबुलर अरेंजमेंट। उससे लीनियर से अराउंड 2 आने चाहिए, सिटिंग से 1 आना चाहिए, और एक पजल अरेंजमेंट जो एक होता है कि आप किस फ्लोर पे रहते हो, वो फ्लोर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो एक आना चाहिए। उसके बाद कई बार वो मिसलेनियस देते हैं और एक नंबर रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम पेपर को अप्रोच करें ना, तो हम विद इन 15 मिनट्स हम कट ऑफ के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग में भी कट ऑफ मैं मान के चलता हूँ अबाउट वो 16-17 रहेगा। तो भी ये बहुत ही ईजी है। देखिए, सबसे पहले जब रीजनिंग स्टार्ट हो ना, तो हमें इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस 5 क्वेश्चन को हम मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमें फिर सिलोजिज्म्स पे आ जाना है। सिलोजिज्म्स के क्वेश्चन इसमें इजी होते हैं और ये 5 क्वेश्चन भी हम मुश्किल से 3 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो हम 6 मिनट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 10 नंबर आ गए। उसके बाद फिर हमें जाना है कोडिंग डिकोडिंग पे, और कोडिंग डिकोडिंग में 5 मिनट टाइम लग सकता है, लेकिन 5 मिनट में ना ये 5 या 6 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे अगर हमें बेसिक
मेथड पता है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद हमको डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन करने चाहिए, ये 5 क्वेश्चन। और ये भी सॉल्व करने में अगर हमें बेसिक बस पता है कि वो मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहाँ है, और अगर लेफ्ट मुड़ रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस तरीके से तो हम ये भी 5 क्वेश्चंस ना इजीली कर लेंगे। तो 15 से 20 मिनट के अंदर ना जो हम कट ऑफ का सेक्शन है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास 14 मिनट्स बचा रहता है, उसमें हम नंबर रैंकिंग करनी चाहिए। और उसके बाद फिर लास्ट में हमें फिर उसके बाद हमें करना चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। सिटिंग में सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन मैं तो प्रेफर करता था कि मैं सबसे लास्ट में करूं अगर हमारे पास टाइम बच गया तो। और अगर आप इस तरीके से स्टार्ट करोगे ना, अगर आप 15 टू 20 मिनट्स में अगर आप कट ऑफ के मार्क्स मतलब 20 मार्क्स अगर आप कर ले रहे हो, तो उसके बाद आप में बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मतलब कट ऑफ भर तो मैंने क्वेश्चंस कर ही लिए, अब में जितना बचा हुआ है वो हमारे और हमें प्लस देगा। अब हम आते हैं मैथ्स सेक्शन पे। मैथ्स की बात करें तो हो सके बहुत बच्चों के प्रेफरेंस अलग होगी, लेकिन जो मेरी प्रेफरेंस रहती थी कि मैं अप्रोक्सीमेशन से स्टार्ट करूं। ये 6 क्वेश्चंस रहते हैं, 5 क्वेश्चन रहे, 6 क्वेश्चन रहे, कई कई बार 10 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आप इससे स्टार्ट करो, ये सेक्शन बहुत ही इजी होता है और इसको करने के लिए आपको 5 से 7 मिनट में आप अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस कर लोगे। फिर जो सेकंड टॉपिक आती है वो आती है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मतलब अगर वो ऐसा दे दे कि एक्स क्या कर एक्स स्क्वायर माइनस 16 फिर वाई स्क्वायर माइनस 14 ये ग्रेटर देन जीरो, फिर पूछता है एक्स और वाई में रिलेशन क्या है, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, इस टाइप के। तो अप्रोक्सीमेशन के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर अगर आपने ये टॉपिक प्रिपेयर किया है तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होता है और आप इस 5 क्वेश्चन में भी ना सब सही कर लोगे। फिर जो थर्ड सेक्शन आता है वो आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है तो आप इस सेक्शन को आपको टारगेट करना चाहिए। फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन में एक आएगा पाई चार्ट, एक आएगा आपको टेबल्स, एक लाइंस। तो आउट ऑफ 18 ना 10 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, मतलब बहुत ही इजी होते हैं कि आप बस देख के आप मिनिमम कैलकुलेशन पे सॉल्व कर दोगे। कुछ टफ होते हैं, मतलब 14 टू 15 करने लायक होते हैं और 4 या 5 क्वेश्चन तो टफ होंगे ही होंगे। वो एग्जाम में इसीलिए दिया जाता है, वो मतलब पेपर वो आपको चीख के कहता है कि मुझे सॉल्व मत करो। तो एक डीआई सेट ऐसा होता है जो करने के लिए लायक नहीं होता है, बाकी जो होते हैं वो करने लायक होते हैं, आप कर सकते हो। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि पहले आप अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस करो, फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के करो। उसके बाद आप डीआई के अगर 2 सेट भी कर लोगे, जैसे मान लीजिए कि अगर 4 दिन ही है, 4 दिन में आपने बहुत ज्यादा मैथ्स पढ़ा नहीं है, तो आप अप्रोक्सीमेशन पे आप काम कर लो। उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पे काम कर लो और डेटा इंटरप्रिटेशन पे काम कर लो। नंबर सीरीज पे कुछ देख लेना और बेसिक क्वेश्चन तो अरिथमेटिक के 15 रहते हैं, जिसमें आप सीआईएसआई के मान लो कि 2-2 क्वेश्चन सीआईएसआई के हो सकते हैं, टाइम एंड वर्क के हो सकते हैं, सॉरी, मिक्सचर एलिगेशंस के हो सकते हैं 2-3 क्वेश्चंस। उसमें कुछ बहुत इजी होते हैं, कुछ टफ होते हैं। तो अगर आप इस 15 में से आपके पास टाइम बचता है, आप 5 क्वेश्चन भी कर लोगे तो आप के मार्क्स अच्छे आएंगे। जब मैप करता था तो हम लोग थोड़े इंजीनियर्स हैं तो अरिथमेटिक हमारी थोड़ी वीक होती है, तो मैं विदाउट सॉल्विंग इवन ए सिंगल क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक आई हैव क्वालिफाइड 3 टाइम्स। तो अगर आपकी अरिथमेटिक बहुत अच्छी नहीं है, इस आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, फिर भी आप अपने कॉमन सेंस यूज करके 5 क्वेश्चन तो अरिथमेटिक के कर ही लोगे। और नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, अगर आप सिर्फ इस टॉपिक, इस तीनों टॉपिक को आपने अच्छे से पकड़ लिया है तो आप मैथ्स का कट ऑफ इजिली क्लियर कर लोगे। जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास वो है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन शायद पेपर में सबसे पहले होता है, इनफैक्ट हमने तो जब दिया है तो वो सबसे पहला सेक्शन इंग्लिश ही रहता था, लेकिन कई बार वो सेक्शन चेंज कर देता है। उसमें 20 क्वेश्चंस आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं,
5 फिलर्स के होते हैं, 5 फ्रेज रिप्लेसमेंट के होते हैं, फिर 5 एरर डिटेक्शन के होते हैं, 5 सेंटेंस रीअरेंजमेंट के होते हैं, 5 क्लोज टेस्ट, ये एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है, इसके रहते हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए ना कि आप फिलर से स्टार्ट करो। ये वन वर्ड फिलर होते हैं और ये आप 5 में से ना 3 बहुत ही ईज़ी सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आपको कोशिश करनी चाहिए फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस करने को, ये भी ईज़ी होते हैं, मॉडरेट टू ईज़ी ही होते हैं। एरर डिटेक्शन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। अगर आपको इसमें डाउट है, अगर आप वैसे पढ़ते रहते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप इसमें 1 से 2 क्वेश्चन कर सकते हो। सेंटेंस रीअरेंजमेंट अगर आपने 2 या 3 मिनट टाइम दे दिया अच्छे से, तो आप इसके 5 क्वेश्चंस बहुत ईज़िली कर लोगे। क्लोज टेस्ट अगर आपकी इंग्लिश आपका कंफर्टेबल सेक्शन नहीं है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको इसमें जाना चाहिए। और जो कैच होता है, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। वैसे मैंने कई बार सुना है लोग कहते हुए कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफ होता है, लेकिन जहाँ तक मैंने जब भी बैंक का एग्ज़ाम दिया, मुझे लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैंक के थोड़े लेंदी होते हैं, लेकिन बहुत ईज़ी होते हैं। अगर आपको रीडिंग प्रैक्टिस है, तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को आउट ऑफ 20 आप 14-15 भी कर सकते हो। तो अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है, तब तो आप मतलब कई बार तो आपको बस 2 या 3 सेक्शंस पे आप कंसंट्रेट करके आप इंग्लिश के कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो। 2018 शायद 2018 में जब पेपर था तो बहुत ही टफ था, तो उसमें जो इंग्लिश का कट ऑफ है, वो मैं जनरल की बात बता रहा हूँ, बहुत कम गया था, वो 3-4 मार्क्स गया था। तो अगर पेपर टफ होगा इंग्लिश का, तो वो सबके लिए टफ होगा। अच्छा, अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ कि जिस तरीके से मैं करता था। देखिए, अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी नहीं है, तो यू स्टिल हैव 4 डेज। हमारे पास अभी 4 दिन का समय है। आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से 1 से 2 जो आर्टिकल्स आते हैं, आप डेली पढ़ना शुरू करिए। आप 4 दिन में ना आपको इतना पढ़ने की हैबिट हो जाएगी, अगर आप 2 आर्टिकल सिंसियरली न्यूज़पेपर के पढ़ रहे हैं, तो आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बहुत अच्छे से आपको आइडिया चल जाएगा। और बैंकिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत इधर-उधर से घुमा के इंग्लिश में नहीं पूछता है। वो अगर आपको पढ़ने की हैबिट है, तो आपको डायरेक्ट आंसर्स मिल जाते हैं, अगर आप आरसी पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो। तो आप इस 4 दिन में ना सिर्फ न्यूज़पेपर के 2 से 3 आप डेली कम से कम 2 तो आप कोशिश करिए कि आप आरसी पढ़ रहे हो, आप एडिटोरियल के आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, तो आप आरसी सेक्शन बहुत ईज़िली क्रैक कर लोगे। द सेकंड विल बी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बच्चे होते हैं, जिनकी वोकैब पे बहुत अच्छी पकड़ नहीं होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब पे एक वीडियो है, टॉप 52 वर्ड्स जीआरई सैट कैट बाय प्रतिंदर कौर और समवन। वो 52 वर्ड्स आप सिर्फ याद करके जाओ। उस 52 वर्ड्स में से आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन, वो 52 वर्ड्स में से आपको ये वर्ड्स कहीं ना कहीं, या तो वो फिलर्स में या एरर में, कहीं ना कहीं आपको वो वर्ड्स दिख जाएंगे। इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूंगा, आप कोई भी एग्जाम देने जाओ और अगर आपकी वोकैब बहुत अच्छी नहीं है, तो आप इस 52 वर्ड्स वाले वीडियो को यूट्यूब पे देख लो। आप 1-2 बार उसको अच्छे से याद कर लो, आपकी वोकैबुलरी की अबाउट 50 टू 60% प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंग्लिश के लिए हमें क्या करना है, हमें न्यूज़पेपर की एडिटोरियल को पढ़ना है, कम से कम 2 आर्टिकल्स पढ़ने हैं डेली 4 दिन तक। तो आपको सैटरडे या संडे को भी आपकी एग्जाम है ना, तो आपको वो पढ़ने का एक फ्लो बना रहेगा, रीडिंग की हैबिट बनी रहेगी। और उसके बाद आपको टॉप 52 जीआरई सैट कैट वर्ड, ये यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, जहां से आप उस 52 वर्ड्स की वोकैबुलरी को याद कर लेना, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। एग्जाम में हमें कैसे अप्रोच करना है इंग्लिश के पेपर को, सबसे पहले हमें कोशिश करना है कि हम फिलर्स को करें। ये हमारा नंबर 1 प्रेफरेंस रहेगा, फिलर्स। फिर हम कोशिश करेंगे फ्रेज रिप्लेसमेंट को करने की। उसके बाद हम कोशिश करेंगे एरर डिटेक्शन। फिर हम करेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट। और उसके बाद हम इसमें हमें अबाउट 15 मिनट्स लग सकते हैं। इसके बाद जितना हमारा टाइम बचेगा, मुझे आरसी में देना है। आरसी को हमको सिंसियरली करना है, और अगर आपकी आरसी अच्छी नहीं है, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
लेकिन बिलीव मी 4 दिन के टाइम है, अगर आप 4 दिन भी आप पेपर अच्छे से पढ़ोगे, आपको बस वो रीडिंग की हैबिट रहेगी, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम देखते हैं मैथ्स की। मैथ्स में हमें कैसे स्टार्ट करना है, हमें सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन से स्टार्ट करना है। अप्रोक्सीमेशन आप 2 से 3 मिनट में कर लोगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन चैप्टर के लिए अगर मैं बात करूं तो आप अप्रोक्सीमेशन के लिए हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए। कहां तक? अप टू 25 तक, 25 तक या 30 तक आप स्क्वायर्स याद कर लो। आपको क्यूब्स याद होनी चाहिए, 1 क्यूब, 2 क्यूब, वैसे अप टू 20 तक के हमें क्यूब याद होने चाहिए। और बेसिक आपको स्क्वायर रूट्स का पता होना चाहिए। इतना इनफ होता है हमें अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अप्रोक्सीमेशन देखिए, जैसे कई बार अगर लिखा हुआ है 24.999, तो ये कहना चाह रहा है कि आपको, आप इसे समझिए ये 25 है। या कई बार अगर लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 624.999, तो आप इसे क्या मानोगे? अंडर रूट ऑफ 625, और अंडर रूट ऑफ 625 क्या होता है? ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा। 625 तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपके लिए अप्रोक्सीमेशन बहुत इजी हो जाएंगे। अब मैं तो हमें क्वांट में सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन पे के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। फिर आता है दूसरा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी अपने आप में इजी होता है। देखिए, उसमें 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे ही, जैसे समझिए कि x इज इक्वल टू दे देगा 5 और y स्क्वायर इज इक्वल टू दे देगा 25, और हमें वही क्वेश्चन आते हैं x ग्रेटर देन y, ये फर्स्ट ऑप्शन होगा कि x लेस देन y, x इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, और फिफ्थ ऑप्शन x लेस देन इक्वल टू y। अब जैसे ये क्वेश्चन है x इक्वल टू y, यहाँ क्या कह रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? y स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस 5। तो यहाँ x इक्वल टू 5 है, और यहाँ y क्या कह रहा है? प्लस 5 भी है, माइनस 5 भी है। तो क्या हो जाएगा? x सिर्फ 5 है, y 5 भी है और माइनस 5 भी है, मतलब x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि एक तो यहाँ -5 की भी वैल्यू आ रही है ना। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है इस तरीके से। अगर आप दूसरे क्वेश्चन की बात करो, उस 5 क्वेश्चन की मैं अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हम ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, कुछ ऐसे करके रहेगा। दूसरा रहेगा डी एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स स्क्वायर, सॉरी, इसको सब तो एक ही में रहेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, मैं कुछ बता रहा हूं ऐसे। दूसरा इक्वेशन आ गया डी वाई स्क्वायर माइनस एफ वाई माइनस के कुछ समथिंग। तो देखिए, अगर हमने क्वाड्रेटिक का मुझे बेसिक्स पता है, तो मुझे पता है इसके एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट नेगेटिव होगा, दूसरा रूट इसमें पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो इस केस में हम कुछ नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ऐसे एक क्वेश्चन इस फॉर्म का रहता है, बाकी में तो आपको वो रूट्स निकालने आते होंगे। और मैं मेरे अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे जहां, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बैंकिंग स्पेशल्स का अलग से मैंने वीडियो बनाया है, मैं उसका इसमें लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो आप क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को आपको सेकंड नंबर पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमें जाना है डेटा इंटरप्रिटेशन पे, और हम कोशिश करेंगे कम से कम 2 केसलेट तो हम सॉल्व कर ही ले। जो टेबुलर भी होता है वो भी इजी होता है, और जो पाई चार्ट के होते हैं वो भी इजी होते हैं। हमें बस पाई चार्ट उतना बेसिक पढ़ने आता है, तो बहुत ही इजी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम 10 मतलब 2 से 3 अगर हमने केसलेट सॉल्व कर लिया ना, तो इनफैक्ट आप सिर्फ अप्रोक्सीमेशन ऑफ क्वाड्रेटिक के बेसिस पे आप मैथ्स के कट ऑफ को क्लियर कर लोगे। तो हम क्या करेंगे, पहले अप्रोक्सीमेशन, फिर क्वाड्रेटिक, थर्ड में डेटा इंटरप्रिटेशन की कोशिश करेंगे कि हमसे 2 सेट हो रहा है या 3 सेट हो रहा है। सॉरी।
फिर हम फोर्थ नंबर सीरीज करेंगे और सबसे लास्ट में हम अरिथमेटिक आएंगे। फिर हम अरिथमेटिक के जितने फॉर्मूला देखे रहते हैं, अगर हमें आता है तो सही है, अगर आपकी अरिथमेटिक अच्छी है तो फिर तो कुछ मतलब पूछना ही नहीं है, नहीं है तो भी आप क्वालिफाई कर लोगे। क्योंकि मैंने जितनी बार भी क्वालिफाई किया है, मैं एक भी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस नहीं करता था, या एक दो जो बिल्कुल ही सिंपल बेसिस के होते थे प्रॉफिट लॉस के, वो मैं कर लेता था, वरना मैं नहीं करता था। और थर्ड सेक्शन रीजनिंग का है। रीजनिंग में हम इनइक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे, इसमें तो सेट फंडा इनइक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम सिलोजिज्म्स करेंगे, तब हम डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग करने की कोशिश करेंगे, फिर हम नंबर रैंकिंग के क्वेश्चन करेंगे, सबसे लास्ट में हम सिर्फ पजल्स करेंगे। देखिए इसके पजल्स में एक आपको आएगा लीनियर अरेंजमेंट के पजल, एक आएगा आपको सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन, और उसके बाद एक से दो आप एक लीनियर अरेंजमेंट का केसलेट आएगा, एक आना चाहिए एक सर्कुलर अरेंजमेंट के केसलेट, एक लिफ्ट वाले आते हैं वो कुछ, और एक टेबुलर अरेंजमेंट के। इसमें से लीनियर और टेबुलर वाले एक तो इजी होते हैं, मतलब आउट ऑफ अगर हमारे पास 4 केसलेट आ रहे हैं तो 2 इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं। एक टफ होता है, मतलब जो शायद आपसे ना बने, और हो सकता है मैक्सिमम आपसे 2 भी ना बने, ऐसा भी एग्जाम में हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी एक पॉइंट पे भी अगर आप फंस गए तो फिर आप फंसे रह जाएंगे, नहीं सॉल्व होगा। तो मैं वर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि 2 इजी होता है, 2 तो आपसे हो ही जाएंगे, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, आप इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म्स, डायरेक्शन टेस्ट, नंबर रैंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग, जहां वो कुछ सिचुएशंस देता है, वो एक स्टेटमेंट की बात, वो क्या सही हो है, तो आप कर लोगे। तो आप अगर पजल्स आपसे एक या दो भी हो गया या नहीं भी होगा तो भी आप मतलब सेक्शनल कट ऑफ तो आप इजिली क्लियर कर लोगे। तो ये हमेशा एक मेरी टेक्निक रही है, मैं इसी तरीके से मैं एग्जाम दिया हूँ, और मैंने हर बार प्री क्वालिफाई किया है। पहले तो प्री मेंस होता नहीं था, वो एक ही दिन सारे सेक्शंस होते थे एक ही पेपर में। लेकिन रीजनिंग, एटलीस्ट रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में मेरे हमेशा बहुत अच्छे नंबर रहे हैं। तो मैं सोच, और मैं मतलब मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं ली थी बैंकिंग की, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि जब एक जो कोचिंग न लेने वाले बच्चे भी जब एग्जाम को अप्रोच करते हैं तो वो किस तरीके से पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर अगर आप मेरे तरीके से भी सॉल्व करोगे तो बहुत इजी हो जाएगी। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तब तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो 4 दिन कम नहीं होता है। आप इस पेपर को सिर्फ 4 दिन में एक प्लान्ड वे में कि हमें इस तरीके से पढ़ना है, आप बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। या अगर आपको कहीं फील हो रहा हो या शायद मेरा नहीं हो, आप डीमोटिवेट हो रहे हो, तो इस एग्जाम में एटलीस्ट डीमोटिवेट होने की कोई बात ही नहीं है। 4 days इज मोर देन इनफ टू क्रैक दिस एग्जाम, ये प्री जो है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।